यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी कृपया नए आए हैं चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इस चैनल पे मेगा छात्रवृत्ति से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो अपलोड करता रहता हूं। मैं 2 बार जो है सो वीडियो अपलोड करता हूं। एक बार शाम के 6 बजे चैनल पे लाइव आता हूँ और साथ ही दिन में 12 बजे जो है सो लाइव आता हूँ। तो ध्यान रहे कि जो भी विद्यार्थी क्लास 8 में मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा बिहार के लिए विशेष करके तैयारी कर रहे हैं तो इस लैब क्लास में ज़रूर आएँ, टेस्ट दें और अपने तैयारी को परखें। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर जो भी विद्यार्थी को इस तरह का प्रश्न नहीं जानते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा, टॉपिक वाइज उसको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आज की टेस्ट को अंत तक दें, अंत तक देने से आपकी क्षमता को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 में है संविधान सभा ने, 2 में है ब्रिटिश संसद ने, 3 में है भारतीय संसद ने और 4 में है गवर्नर जनरल ने। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देर का जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी संविधान सभा ने। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे और जल्दी से कमेंट करें। अच्छा प्रश्न लाए हैं। पहला, भारत का संविधान क्या है? ध्यान से सुनेंगे। भारत का संविधान क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में है कठोर, दूसरा में है लचीला, तीसरा में है कठोर एवं लचीला का मिश्रण और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल पे लाइव नहीं आए कृपया लाइव आ जाएं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि ये क्लास डेली शाम के 6 बजे लाइव होती है। तो जल्दी से बिना किसी देर का तुरंत लाइव जुड़े और अंत तक वीडियो को देखें, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है प्रत्येक दिन। चलिए अब आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कठोर एवं लचीला का मिश्रण, यानी कठोर भी है और लचीला भी है। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है 4 वर्ष, 2 में है 5 वर्ष, 3 में है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 में है 7 वर्ष। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी देरी का। बिल्कुल सही जवाब। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उन सभी का आंसर सही आ रहा है। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्न का आंसर दें। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपका तुक्का जो आप लगा रहे हैं क्या आपके विचार के अनुसार सही हो रहा है या नहीं। सोच समझ करके तुक्का लगाएंगे। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो सोच समझ करके कॉन्फिडेंस पूर्वक तुक्का लगाना है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 5 वर्ष। बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही था। अगला प्रश्न चौथे नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखें। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ध्यान से सुनेंगे। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन नंबर पहला में है राष्ट्रपति, दूसरा में है प्रधानमंत्री, तीसरा में है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन नंबर चौथा में है लोकसभा अध्यक्ष। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। मैं बता दूं कि भारत में राजनीति दलों को मान्यता, जैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं, जैसे कमल छाप का हो गया या फिर तीर का हो गया, जो भी दल है उसका मान्यता कौन देता है? तो जल्दी से बताएं। आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी निर्वाचन आयोग होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न
5वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ध्यान से सुने, निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? ऑप्शन नंबर पहला राष्ट्रपति, दूसरा में है उपराष्ट्रपति, तीसरा में है प्रधानमंत्री, चौथा में लोकसभा अध्यक्ष। तो जल्दी से आंसर दें। आपको याद रहे कि आपका भविष्य के लिए, आपके NMMS क्लास 8 एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक एक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अंत तक देखें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप अंत तक देखें, अंत तक देखेंगे उससे प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है उसका भी पता चलेगा और आपके जो नॉलेज है उसमें भी वृद्धि होगा। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, 2-4 देख लिए बस हो गया, नहीं, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपका जो है सो विकास नहीं हो सकता है। तो ध्यान रहे कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा, सभी का लगभग आंसर सही था। अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ध्यान से सुनेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर पहला में है मौलिक अधिकार, दूसरा में है नागरिक अधिकार, तीसरा में है राजनीतिक अधिकार और ऑप्शन नंबर चौथा में है राजनीतिक कर्तव्य। तो जल्दी से बता दें। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मौलिक अधिकार। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ध्यान रखेंगे कि मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसको याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न 7वें नंबर का प्रश्न होगा, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान से सुनेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई बोल रहा है, याद ध्यान दीजिए, अस्थाई सदस्य पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर पहला में है 3, दूसरा में है 5, तीसरा में है 7 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 10। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चूँकि मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 2 तरह का सदस्य होता है, एगो होता है अस्थाई, एगो होता है अस्थाई। तो अस्थाई का अगर बात करें तो अस्थाई में 5 होता है, 5 सदस्य होता है, और अस्थाई का बात करें तो उसमें 10 सदस्य होता है। तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन, यानी 5 हो गया। अगला प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न होगा, भारत के पंचायती राज व्यवस्था आधारित हैं। ऑप्शन नंबर पहला में है विकेंद्रीकरण पर, दूसरा में है केंद्रीकरण पर, तीसरा में है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर और ऑप्शन नंबर चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें बिना किसी देर का। अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें ताकि मैं इस क्लास को आगे बढ़ा सकूं। चलिए, अब आपका जो समय है उसको घड़ी को ऑन कर देते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड का समय मिलेगा आपको। जल्दी से सोच समझ करके कमेंट करें और प्रत्येक व्यक्ति कमेंट करे, इसी से आपका जो अंदर का जो डर है वो दूर होगा। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी केंद्रीकरण पर। अगला प्रश्न 9वें नंबर का प्रश्न होगा, तो अच्छा से ध्यान से देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी यहाँ पे पूछ दिया है, बहुत अच्छा। तो चलिए, ऑप्शन नंबर पहला में है 5, दूसरा में है 8, तीसरा में है 9 और ऑप्शन नंबर चौथा में है 10। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको मैं पहले भी हिंट्स कर चुका हूँ कि अस्थायी सदस्यों की संख्या अगर पूछे तो क्या बताना है, तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए, अब आपका समय भी समाप्त हो गया। बिल्कुल सही जवाब, जो भी कमेंट आया है सभी का सही है। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 10 होगा। तो ध्यान रहे कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न 10वें नंबर का प्रश्न होगा, वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ध्यान से सुनेंगे,
वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर पहला में है संघवाद का, दूसरा में है समाजवाद का, तीसरा में है संप्रभुता का और ऑप्शन नंबर 4 में है प्रजातंत्र का। तो जल्दी से बिना किसी देर का इस प्रश्न का आंसर दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न, सिर्फ नागरिक से इस प्रश्न को उठाया गया है। इस सेट में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि नागरिक का प्रत्येक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, एक पे एक विविध प्रश्न है और आगामी भी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला है। तो ध्यान रहे 2022 के जो भी विद्यार्थी हैं कृपया अंत तक देखें इस टेस्ट को, क्योंकि ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपके भविष्य को उजाला कर सकता है और आपके भविष्य को कौन सा क्वेश्चन अंधेरे में डाल सकता है। तो अंत तक देखें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रजातंत्र का। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करते रहते हैं तो मुझे भी उत्साह बढ़ता है कि चलो कम से कम इतना विद्यार्थी देख रहा है। अगला प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न होगा, बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? ध्यान से सुनेंगे। बहुमत दल का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है मंत्रिपरिषद, 2 में है मुख्यमंत्री, 3 में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर 4 में है राष्ट्रपति। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न इस सेट में उठाए हैं। ये इसमें प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। तो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं कृपया अंत तक देखें। मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अंत तक देखें, इससे आपका लेवल का पता चलेगा। साथ ही देखने से कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो अंत तक देखें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी राष्ट्रपति होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 12वें नंबर का प्रश्न होगा, राज्य का कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ध्यान से सुनेंगे। राज्य का कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है राज्यपाल, 2 में है मुख्यमंत्री, 3 में है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। मैं बता दूं कि कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान का मतलब ये हुआ कि उसका हेड कौन सा है, राज्य में सबसे हेड कौन होता है काम करने का। तो चलिए जल्दी से, आपका समय भी समाप्त हो चुका है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी राज्यपाल। तो याद रखें कि राज्यपाल राज्य का वैधानिक प्रधान होता है। राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। वही अगर देश का पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो याद रखें। अगला प्रश्न 13 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। संसद का उच्च सदन कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। संसद का उच्च सदन कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है लोकसभा, 2 में है राज्यसभा प्रधानमंत्री, 3 में है राज्यसभा और ऑप्शन नंबर 4 में है संविधान। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। आपको मैं बता दूं कि निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा होता है और जैसे ही उच्च सदन पूछे तो राज्यसभा होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्यसभा, चूंकि उच्च सदन पूछा गया है। तो ध्यान रखें, संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है जिनकी कार्यकाल 6 वर्षों की होती है। तो उनको याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधक है? ऑप्शन नंबर 1 में है सामंतवाद, 2 में है क्षत्रियवाद, 3 में है नारीवाद और ऑप्शन नंबर 4 में है अंतर्राष्ट्रीयवाद। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी देरी का। बहुत ही अच्छा प्रश्न जो कि पूछा गया प्रश्न है को मैं एक वीडियो में संग्रह किया हूँ। तो अच्छा से क्वेश्चन को समझ करके कमेंट करें। हाँ, याद रहे कि जो विद्यार्थी को अगर प्रश्न नहीं याद है तो उसके लिए वो घबराए नहीं। अगर वीडियो का लाइव जैसे ही समाप्त हो जाता है तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। दोबारा रोक करके आप उस प्रश्न को लिख सकते हैं या देख सकते हैं।
जो कि अच्छा होगा। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी क्षेत्रीय बाद होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर का प्रश्न होगा, इनमें से सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? ध्यान से सुनेंगे, यानी कौन ऐसे सरकार का अंग है जो कानून बनाते हैं किसी भी विषय पर? तो ऑप्शन नंबर पहला में है न्यायपालिका, दूसरा में है कार्यपालिका, तीसरा में है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर चौथा में है विधायिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। मैं बता दूं कि न्यायपालिका का काम है न्याय करना, समाज में जो किसी भी तरह का ओलझोल होता है उस पर न्याय करना। कार्यपालिका का काम है कानून बनाना। तो यही इसका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखें, नहीं सॉरी, विधायिका का काम है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम है काम को अंजाम देना यानी काम कराना। तो चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा यानी विधायिका। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न होगा 16वें नंबर का। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू कर देते हैं 16वें नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसी एक विशेषता है जो भारतीय संविधान का है। तो ऑप्शन नंबर पहला में है एकात्मक सरकार, दूसरा में है दोहरी नागरिकता, तीसरा में है राष्ट्रपति शासन व्यवस्था और चौथा में है पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। आपका जो घड़ी का जो समय है वो शुरू हो चुका है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। भारत का राष्ट्रपति हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, प्रत्येक साल इस टॉपिक से प्रश्न आता है। तो पहला ऑप्शन में है नाम मात्र का प्रधान, दूसरा में है वास्तविक प्रधान, तीसरा में है राजनीतिक प्रधान और ऑप्शन नंबर चौथा में है नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रधान। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि आपको 10 सेकेंड का समय दिया गया है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी वास्तविक प्रधान। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 18वें नंबर का होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान दें, योजना आयोग जो कि अब बदल के नीति आयोग बन गया है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से बता दें कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर पहला में है प्रधानमंत्री, दूसरा में है राष्ट्रपति, तीसरा में है गृह मंत्री और ऑप्शन नंबर चौथा में है योजना मंत्री। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए अब मैं इस प्रश्न का आंसर देने के लिए घड़ी को ऑन करता हूं। और आपका समय भी समाप्त हो चुका है, तो जल्दी से बता दें जिन जिन का प्रश्न का ऑप्शन पहला है उन सभी का आंसर सही है, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। तो जो कि अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो उनको याद रखें। 19 नंबर का प्रश्न होगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाती है? ध्यान से सुनेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर 1 में है लोकसभा अध्यक्ष, 2 में है राज्यसभा का अध्यक्ष, 3 में है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर 4 में है संसदीय कार्य मंत्री। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे बिना किसी देरी का। अब मैं घड़ी की समय को ऑन करता हूं।
चलिए घड़ी महोदय, आप अलार्म को शुरू करें। चलिए अब आपका समय भी समाप्त हो चुका है, जल्दी से कमेंट कर दें। जो भी अभी तक कमेंट नहीं किए हैं कृपया जल्दी से कमेंट कर दें और लाइक करना तो ना भूलें। लाइक सभी व्यक्ति जो भी अभी तक लाइव हैं सब लाइक करें। लाइक की संख्या बहुत कम दिख रहा है, तो अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें। चलिए अब मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रहे, अगला प्रश्न होगा 20वें नंबर का प्रश्न, गौर से सुनेंगे। निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग नहीं है? निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में है शिक्षा का अधिकार, दूसरा में है कार्य का अधिकार, तीसरा में है जनता को बेरोजगारों के संदर्भ में सहायता प्रदान करना, और ऑप्शन नंबर 4 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बिना किसी देरी का जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। अब मैं अलार्म को ऑन करता हूं, तो जल्दी से आंसर दे दें। चलिए आपका समय भी समाप्त हो चुका है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 21वें नंबर का प्रश्न होगा, तो गौर से सुनेंगे और जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। क्योंकि इसमें 50 वो आंसर क्वेश्चन है, तो आपको बहुत समय लग सकता है। तो चलिए 21वां प्रश्न है, आधुनिक प्रजातंत्र किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक प्रजातंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में है प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, दूसरा में है जनता का प्रजातंत्र, तीसरा में है प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र, और चौथा में है समाजवादी प्रजातंत्र। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। मैं आपको प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से इस लाइव टेस्ट को आयोजित करता हूं। हो सकता है आज की लाइव थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ही सिलसिला है उसको बरकरार रखेंगे, उसको अंत तक चलाएंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दे। मैं अब घड़ी की को ऑन कर देता हूँ। चलिए घड़ी महोदय जी, समय शुरू करें। चलिए अब आपका समय भी समाप्त हो चुका। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी जनता का प्रजातंत्र। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 22वें नंबर का प्रश्न होगा अब, जो कि अच्छा प्रश्न है। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। एक एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला में है एकल नागरिकता, दूसरा में है दोहरी नागरिकता, तीसरा में है एक स्वतंत्र न्यायपालिका, और ऑप्शन नंबर चौथे में है शक्तियों का विभाजन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। अंत तक देखें वीडियो को, बहुत समय दिए हैं आप लोगों के प्रति इस वीडियो को बनाने में, ये लाइव क्लास को शुरू करने में। तो चलिए अब आपका समय भी शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी चौथा, शक्तियों का विभाजन। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 23वें नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। 23वां प्रश्न है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा की? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा की? ऑप्शन नंबर पहला में है 1948, दूसरा में है 1949, तीसरा ऑप्शन में है 1950, और ऑप्शन नंबर चौथा में है 1954। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, याद रहे। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा कब की? तो आपको याद होना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक
दिसंबर में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को प्रत्येक मनाया जाता है। फिलहाल आपका समय शुरू हो। बहुत बढ़िया, जिसका जिसका कमेंट आ रहा है एकदम सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही होगा, यानी 1948। काफ़ी अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर का प्रश्न। इस सेट में याद रहे कि 50 प्रश्नों का ये सेट है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न को शामिल किया गया है। सभी प्रश्न पूछने वाला प्रश्न है, तर्क पे आधारित प्रश्न है, फंसाने वाला प्रश्न है, तो कहीं आप गलती नहीं करें, तो अंत तक देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। संसदीय सरकार में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला ऑप्शन में है राष्ट्रपति के प्रति, दूसरा में मुख्य न्यायाधीश, तीसरा में व्यवस्थापिका और ऑप्शन नंबर चौथा में है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। मैं अब घड़ी के समय को ऑन करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी राष्ट्रपति। ध्यान रखें। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। 25वां प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना होता है? ध्यान से सुनेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य किस प्रकार की राज्य की स्थापना करना होता है? ऑप्शन नंबर पहला में है व्यक्तिवादी, दूसरा में है साम्यवादी, तीसरा में है निरंकुश और चौथा में है लोक कल्याणकारी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो जल्दी से बिना किसी देर का शुरू करें। चलिए मैं अब बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी लोक कल्याणकारी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 26 नंबर का प्रश्न होगा, मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? ध्यान से सुनेंगे। मंत्रिमंडल का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, दूसरा में है वैदेशिक संबंधों पर नियंत्रित करना, तीसरा में है देश के आर्थिक नीति का निर्धारण करना और ऑप्शन नंबर चौथा में है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बिना किसी देर का इस प्रश्न का आंसर दे दें। अंत तक देखेंगे वीडियो को। लाइव क्लास आपके लिए ही करवाते हैं, आपके भविष्य के लिए कराते हैं। ध्यान रहे। अंत तक देखने से आपका जो अंदर का जो क्षमता है उसका विकास होगा। आप काफ़ी ऊपर तक इस प्रश्न को सोच सकते हैं। देखने का क्षमता बढ़ेगा, जल्दी जल्दी आंसर देने का क्षमता बढ़ेगा। तो ध्यान रहे। चलिए आपका समय को शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा, जो भी कमेंट कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। सभी का आंसर सही आ रहा है। प्रयास करने से ही सब कुछ होता है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर का प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन में जोड़ा गया? ध्यान से सुनेंगे। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किन संशोधन में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर पहला में है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा में है 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर तीसरा में है 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर चौथा में है 45वां संविधान संशोधन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे। आपका घड़ी की जो समय है उसको भी ऑन कर दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न होगा, तो याद रहे निम्न में से कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं आता है? तो ध्यान से सुनेंगे। पहला ऑप्शन में है समानता का अधिकार, दूसरा में है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा में है संपत्ति का अधिकार। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कम से कम समय में इस प्रश्न का आंसर दें।
चलिए आपका जो समय है उसको अब घड़ी को ऑन कर देते हैं ताकि आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कर दें। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी कमेंट कर रहे हैं कृपया सही है आपका, इसी तरह से कमेंट करें। हो सकता है कि आप अगर नहीं जानते हैं प्रश्न को फिर भी कमेंट कर रहे हैं तो इससे खुशी होती है कि आपका तुक्का भी सही लगता है और आपका जो क्षमता है उसका भी विकास होता है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया है। तो ध्यान रखें, याद रखें, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर का, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ध्यान से सुने, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर पहला में है राज्यपाल, दूसरा में है मुख्यमंत्री, तीसरा में है प्रधानमंत्री और चौथा में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अंत तक देखें इस वीडियो को। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, अंत तक देखें। एक पे एक अच्छा प्रश्न को शामिल किया गया है, अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपका जो क्षमता है उसका बिल्कुल विकास होगा। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डायरेक्ट प्रश्न देखेंगे, तभी आपको याद आएगा मेरे बारे में, जो क्या बोले थे सर, क्या नहीं बोले थे। चलिए घड़ी भी ऑन हो चुकी है। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी राज्यपाल। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 30वें नंबर का प्रश्न होगा, तो याद रखें। 30वां प्रश्न है, विधि का शासन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे। विधि का शासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर पहला में है कोई खास विधि से सरकार को चलाना, तीसरा में है कानून के सामने सभी नागरिकों का समान अधिकार, तीसरा ऑप्शन में है राष्ट्रपति का शासन और ऑप्शन नंबर चौथा में है एक कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए अब मैं समय को शुरू कर देता हूं जल्दी से। बहुत बढ़िया, जिनका कमेंट को ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है सही आंसर है। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कोई खास विधि से सरकार को चलाना। इसी तरह से आप कमेंट करें। काफी अच्छा प्रश्न है। विधि का शासन का अर्थ पूछा जा रहा था, तो विधि का शासन का अर्थ है कोई खास विधि से सरकार को चलाना। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 31 नंबर का प्रश्न होगा, तो याद रहे। चलिए, लगता है कि कंप्यूटर महोदय आज लेट में थे, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न होगा 31 नंबर का प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा निम्नलिखित तत्व बाधा है? ध्यान से सुनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व निम्नलिखित में बाधा है? ऑप्शन नंबर पहला में सामंतवाद, दूसरा में क्षेत्रीयवाद, तीसरा में अंतर्राष्ट्रीयवाद और चौथा में है नारीवाद। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं अब घड़ी को ऑन करता हूं, तो चलिए घड़ी में होता है, जल्दी से आप ऑन हो जाए। चलिए आपका समय भी समाप्त हुआ। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी क्षत्रियवाद होगा। क्षत्रियवाद, क्षत्रिय लिखा गया है लेकिन ये क्षत्रियवाद होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। 32वां प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र का सफलता के लिए आवश्यक है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन में है शिक्षा का प्रचार, दूसरा में है सामाजिक न्याय, तीसरा में है राजनीतिक चेतना और ऑप्शन नंबर चौथा में है उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न का संग्रह है। इसमें आपको सभी का सभी प्रश्न नागरिक से उठाया गया प्रश्न है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब घड़ी भी ऑन हो चुकी है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दें।
चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, यानी सभी का जब जैसे ही विकास होगा सभी सफल होंगे तभी जो है सो प्रजातंत्र की सफलता होगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ध्यान से सुनेंगे, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला में है पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने के लिए, दूसरा में है एक तकनीकी परिवर्तन के लिए क्रांति है, तीसरा में है कृषि क्षेत्र में उत्पाद में आशातीत वृद्धि से है, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का कमेंट कर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न 34 नंबर का होगा, मौखिक पुनर्जलीकरण का आविष्कारक कौन है? ध्यान से सुनेंगे, मौखिक पुनर्जलीकरण का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में है भारत सरकार, 2 में है हरगोविंद खुराना, 3 में है मदर टेरेसा और ऑप्शन नंबर 4 में है यूनिसेफ। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कृपया अंत तक देखिए। बोर्डिंग नहीं करना है आपको, कम से कम 1 घंटा प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे इस टेस्ट को देखना है। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मदर टेरेसा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न 35 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 35वां प्रश्न है, प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है, प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर पहला में है नागरिकों के उदासीनता पर, दूसरा में है विशेष जातियों के हितों की रक्षा पर, तीसरा में है नागरिकों के गैर कानूनी कार्यवाही पर और ऑप्शन नंबर चौथा में है नागरिकों के विशेष सहभागिता पर। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण व्यवहार पर। अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया गया था। फूट डालो और शासन करो की नीति कहाँ अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला में है भारत के मुस्लिम शासकों के द्वारा, दूसरा में 1955 के पहले भारत सरकार के द्वारा, तीसरा में है भारत के ब्रिटिश शासकों के द्वारा और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी भारत के ब्रिटिश सरकारों के द्वारा ये नीति जो डाली गई थी, फूट डालो और राज करो की नीति, ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 37 नंबर का, भारत की गुट निरपेक्षता का नीति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में है अमेरिका तथा सोवियत गुटों के बराबर दूरी रखना, दूसरा में है विश्व राजनीति में संपूर्ण निष्क्रिय रहना, तीसरा में है एशियाई देशों के साथ मित्र संधि करना और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए आपका जो घड़ी है उसको ऑन कर दिया गया है, तो ध्यान से देखेंगे। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। चलिए अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी अमेरिका तथा सोवियत गुटों के बराबर दूरी रखना। अगला प्रश्न 38 नंबर का प्रश्न होगा, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ध्यान से सुनेंगे, जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर 1 में है औद्योगिक अवशेष, 2 में है जानवरों को नदी में नहलाना, 3 में है वृक्षों को काटना और 4 में उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। अब मैं घड़ी को ऑन करता हूं।
चलिए, आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी औद्योगिक अवशेष। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुने। निम्नलिखित स्त्रियों के नामों में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित स्त्रियों के नामों में से कौन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया? ऑप्शन नंबर 1 में है मानतरंगी हाजरा, दूसरा में सरोजिनी नायडू, 3 में है कमला नेहरू और 4 में है आशापूर्णा देवी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न का संग्रह है। आप प्रत्येक दिन इस टेस्ट को दें और अपने भविष्य को अच्छा करें, उज्जवल करें। अगला प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर पहला में है अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण, दूसरा में है बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य, तीसरा में है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का समन्वय और चौथा में है राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को हराना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बहुसंख्यकों का राष्ट्रीय जीवन पर एकाधिपत्य। अगला प्रश्न 41 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 41वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा कब लागू हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा कब लागू हुआ? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। ऑप्शन नंबर पहला में 24 अक्टूबर 1945, दूसरा में है 25 नवंबर 1945, तीसरा में है 30 दिसंबर 1945 और चौथा में है 10 जनवरी 1945। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें बिना किसी देरी का। चलिए, अब मैं घड़ी को जो समय है उसको ऑन करता हूं। तो ध्यान रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा है वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। देखते हैं इन ऑप्शन से कौन कौन सा सहमत है, तो जल्दी से कमेंट कर दें। बिल्कुल सही जवाब जो मेरे साथ गया है उसका सही आंसर हुआ है। अगला प्रश्न 42 नंबर का प्रश्न होगा, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से सुनेंगे। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला में है 20 जनवरी को, दूसरा में 15 अगस्त को, तीसरा में 1 मई को और चौथा में 10 दिसंबर को। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा यानी 10 दिसंबर होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई? ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला में 1949 में, दूसरा में है 1945 में, तीसरा में है 1959 में और चौथा में 1961 में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। काफी अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक दिन देखना न भूले, शाम के 6 बजे प्रत्येक दिन आप लोग के समक्ष मैं प्रस्तुत होता हूँ 50 क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, मैं बता दूं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1949। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 44 नंबर का प्रश्न, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ध्यान से सुनेंगे। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? पहला ऑप्शन में है 2002 में, दूसरा में है 2004 में, तीसरा में है 2005 में और ऑप्शन नंबर चौथा में 2006 में। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, अब मैं घड़ी को ऑन करता हूँ। चलिए, अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 2005। अगला प्रश्न 44 नंबर का प्रश्न होगा, तो अच्छा से देखेंगे। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनेंगे। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर पहला में
परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, दूसरा में है विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, तीसरा में विश्व के सभी गुटों में शामिल होना और चौथा में इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को मैंने पीछे भी डाला हुआ था, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दे तो तब बताएंगे कि आप लोग का कितना स्मरण शक्ति रहता है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अब मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न 46 नंबर का प्रश्न है, तो ध्यान से सुनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न को उठाया गया है। ऑप्शन नंबर पहला में है निजी अर्थव्यवस्था, दूसरा में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा में है अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, आपका घड़ी का जो समय है शुरू हो चुका है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न होगा 47 नंबर का प्रश्न, तो ध्यान से सुनेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला में है द हेग, दूसरा में है न्यूयॉर्क, तीसरा में पेरिस, चौथा में बर्लिन। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें, तेजी में इस प्रश्न का आंसर दें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी न्यूयॉर्क। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न 48 नंबर का प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। संविधान के किस धारा में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला में है धारा 41, दूसरा में धारा 45, तीसरा में है धारा 52 और चौथा में है धारा 49। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दे बिना किसी देरी का। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी 45 धारा 45 होगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का। केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की किस योजना के तहत सहायता कर रही है? पहला ऑप्शन में है ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, दूसरा में ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और चौथा में है कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दें। चलिए, मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। लास्ट प्रश्न 50 नंबर का प्रश्न होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि किन किन का क्वेश्चन कितना सही हुआ। आँख की बीमारी से बचने के लिए जरूरी है ऑप्शन नंबर पहला में विटामिन ए, विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 1 में विटामिन के, दूसरा में विटामिन ए, तीसरा में विटामिन बी और चौथा में विटामिन सी। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। मैं बता दूं कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी विटामिन ए। इसी के साथ आज के लाइव को समाप्त करूंगा। सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी अंत तक देखे हैं उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप प्रत्येक रोज शाम के 6 बजे देखें। आज थोड़ा सा लेट में थे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को शुरू बंद करता हूं। धन्यवाद।